हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया है यूपी के सिलेबस के बारे में। यूपी का जितना भी सिलेबस है उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आपको हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के पर्पज से हम यूपी स्पेशल का आज दूसरा क्लास, मतलब यूपी की सामान्य जानकारी इसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। यूपी की स्थापना, पहला पॉइंट है हमारा यूपी की स्थापना। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1950 को। 1 नवंबर 1950 ईस्वी को हुई थी उत्तर प्रदेश की स्थापना। इसके बाद अगली पॉइंट है हमारी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1950 को तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। सॉरी फ्रेंड्स, 24 जनवरी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश का नाम। जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर सर ने लिखना भूल गया है, यूपी का नाम, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पहले से ही नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और था, फिर मतलब कई बार इसमें चेंजेस हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, फिर परिवर्तित होकर क्या रखा गया, किस प्रकार से, किस क्रम में, किस सन में रखा गया, तो जाके फिर उत्तर प्रदेश बना। तो पहले इसमें है 1836। अच्छा, 1836 से जो है उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश का जो नाम है पहले क्या था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके बाद 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत हुआ। पहले क्या था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, इसके बाद हुआ आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद 1937 में पहले क्या था? पहले था आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद क्या आया? संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत से क्या हो गया? संयुक्त प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत। इसके पहले हम लोगों ने क्या था, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, फिर क्या हो गया? संयुक्त प्रांत। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके पहले था उत्तर पश्चिम प्रांत, इसके बाद आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, फिर इसके बाद हुआ संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूपी की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से उसके नाम में परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी परिवर्तन होता रहा। पहले से जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन पहले से ये राजधानी जो है लखनऊ नहीं थी। पहले
जो है राजधानी कहीं और थी, फिर उसके बाद कहीं और हुई। इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए अब क्या हुई है, लखनऊ हो गई है। जिस प्रकार से पहले नाम में परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार इसकी राजधानी में भी परिवर्तन होता रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी है, यूपी की राजधानी में परिवर्तन कब और कहाँ, मतलब किस सन में परिवर्तित हुआ और कहाँ रखा गया। तो 1836 में क्या थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। फिर इसके बाद 1858 ईस्वी में आगरा से परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रख दी गई, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से। तो पहले क्या थी, आगरा थी, फिर उसके बाद क्या हुई, प्रयागराज हो गई। इसके बाद 1931 से लखनऊ हुई। 1931 से क्या हुई, लखनऊ हुई। लेकिन ये क्या थी, पूर्ण रूप से नहीं थी, ये आंशिक रूप से थी। ये क्या थी, आंशिक रूप से लखनऊ थी। जब प्रयागराज से परिवर्तित की गई लखनऊ में, तो फिर क्या थी, ये आंशिक रूप से थी। मतलब कि कोई फिक्स नहीं था कि यहीं पर जो है इसकी राजधानी रहेगी। लेकिन 1935 से पूर्ण रूप से हमारी राजधानी कहाँ हो गई, लखनऊ। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से कब, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब पूर्ण रूप से लखनऊ की गई, तो 1935 ईस्वी से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब कि वर्तमान में, अब पूर्ण रूप से जब हो गई तो वर्तमान में भी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी तक कहाँ है, लखनऊ ही है, लखनऊ। जैसे कि अब हम लोगों ने देख लिया, पहले कहाँ थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, आगरा थी। फिर इसके बाद प्रयागराज, मतलब पहले इलाहाबाद के नाम से जिसे जाना जाता था, प्रयागराज हुई। फिर इसके बाद हुई 1931 ईस्वी में लखनऊ, लेकिन ये आंशिक रूप से थी। फिर 1935 ईस्वी में लखनऊ की गई, ये पूर्ण रूप से की गई। और वर्तमान में भी कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लखनऊ है। अब हम लोग देखेंगे पहले लखनऊ को किस नाम से जाना जाता था। लखनऊ का पुराना नाम, लखनऊ का पुराना नाम क्या था, तो लखनपुरी था। लखनऊ का पुराना नाम था लखनपुरी। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी। पहले जो लखनऊ था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो लखनपुरी नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो जैसे कि अब हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, फिर किस तरह से परिवर्तित हुआ, किस सन में परिवर्तित हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार से परिवर्तन आए। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बाद उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ, विभाजन, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट छूट गई है, तो यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे उत्तर प्रदेश का विभाजन, यूपी का विभाजन। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो 9 नवंबर 2000 में हुआ। 9 नवंबर, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि जब
9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ, तो कौन सा राज्य था जो उत्तर प्रदेश में अटैच था फिर अलग हो गया? तो जब विभाजन हुआ तो उत्तराखंड इससे अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 13 जिलों को लेकर अलग होता है। विभाजन में क्या होता है, यूपी अलग हो जाता है और उत्तराखंड जो है ये अलग हो जाता है। उत्तराखंड जब अलग होता है तो ये 13 जिलों को लेकर अलग होता है। कितने जिलों को लेकर अलग होता है? 13 जिलों को। और आज तक उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले ही हैं। उत्तराखंड की राजधानी की बात हम लोग करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और ये पहली राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है। दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है हिंदी, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। हिंदी को 1947 में स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में। हिंदी को 1947 ईस्वी में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और उर्दू को 1989 ईस्वी में द्वितीय राजभाषा, ये प्रथम है और ये क्या है? द्वितीय। ये द्वितीय राजभाषा है। अब कोई पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो हिंदी लेकिन क्या है? प्रथम राजभाषा है। और द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। पशु क्या है? पशु यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंघा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। जो बारहसिंघा है ये जो हिरण है, हिरण की प्रजाति का ही है। बारहसिंघा से ही आप लोग को स्पष्ट हो रहा है 12 मीन्स 12 और सिंघा मतलब क्या हो गया? सिंह। मतलब बारहसिंघा के कितने सिंह होते हैं? 12 सिंह होते हैं। सिंह कितनी होती हैं इसके पास? 12 सिंह होती हैं। बारहसिंघा की कितनी सिंह होती हैं? 12। और बारहसिंघा का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ये 12 था। वैज्ञानिक नाम बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसल डुआ ओसली। रूसलवश डुआ ओसली। जो बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रूसलवश डुआ ओसली। ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करें बारहसिंघा के जीवन काल की, जो बारहसिंघा का जीवन काल होता है वो होता है 20 से, जो इसका जीवन काल होता है, बारहसिंघा का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 30 साल तक। अगर बारहसिंघा की जो है हत्या न की जाए किसी जानवरों के द्वारा तो ये क्या करते हैं? 20 से 30 साल तक क्या करते हैं कि जीवित रहते हैं।
बारहसिंगा कितने सालों तक जीवित रह सकते हैं? लगभग तो 20 से 30 सालों तक ये जीवित रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इनकी अगर हम लंबाई की बात करें, बारहसिंगा की लंबाई, तो बारहसिंगा की लंबाई लगभग लगभग में 130 सेंटीमीटर तक होती है। बारहसिंगा की लंबाई कितनी होती है? लगभग 130 सेंटीमीटर तक। और इनका वजन, अगर बारहसिंगा के हम वजन की बात करें, जैसे कि मतलब ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं। और ये अपनी सींगों की वजह से, ये सींगों की वजह से ज्यादा भाग भी नहीं पाते हैं। भागने में इनको क्या होता है, जैसे दौड़ने में अगर कहीं पेड़ है, छोटे छोटे झाड़ियां हैं, तो क्या होता है उसमें इनकी सींग जो होती है वो उलझ जाती है। इनका जो वजन होता है वो 180 से 190 केजी के लगभग होता है। इनका वजन कितना होता है? लगभग 180 से 190 केजी तक होता है। और जो बारहसिंगा होते हैं, ये अब हमारे यहाँ पहले तो बहुत रहते थे, लेकिन अब इनकी धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रजातियां खत्म हो रही हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनके बारहसिंगा के बचाव के लिए, बारहसिंगा के वन वो एक अभ्यारण्य भी निकाला गया है 1972 ईस्वी में। अब हम लोग इसके बारे में देख लिए। बारहसिंगा, हमारा राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा का अर्थ क्या हो सकता है? 12 मतलब 12, 12, और सिंगा मतलब सिंह, मतलब ऐसा जानवर जिसके पास कितनी सिंगे हो? 12 सिंग हो, उसे क्या कहते हैं? बारहसिंगा कहते हैं। और ये लगभग हिरण की प्रजाति का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रूसलवस डुआ ओशली इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल लगभग इसका 20 से 30 सालों तक का होता है। और जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 130 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इसके वजन की बात करें, वजन जिसको हम वेट कहते हैं, वजन लगभग 180 से 190 केजी तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद अगला पॉइंट है राजकीय पक्षी। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी जो है वो है सारस। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस को क्रॉच के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी हमारी क्या है? सारस। सारस हमारा राजकीय पक्षी है। सारस को देखेंगे आप तो ये जोड़ों के साथ में रहते हैं। हमेशा सारस क्या करते हैं? जोड़ों के साथ साथ में रहते हैं। अगर इनके किसी एक जोड़े का किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करते हैं? अपने जोड़े के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? उसके वियोग में अपने भी प्राण क्या करते हैं? ये त्याग देते हैं। जैसा कि इस तरह से आप लोग कई कहानियां भी पढ़े होंगे सारस के बारे में। सारस हमेशा अपने जोड़ों के साथ में ही रहते हैं। जब भी रहेंगे तो ये अपने जोड़ों के साथ में रहते हैं। सारस का वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम, सारस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम, सारस क्या होते हैं? हमेशा अपने जोड़ों के साथ में रहते हैं। ये लगभग, ये जो पक्षी होता है ये बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। पक्षियों में ये उड़ान भी सबसे अधिक भरता है। और सारस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ग्रूस, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इनका? ग्रूस, ग्रूस एंटीगोन, ग्रूस एंटीगोन, ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर कोई पूछे सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या बताएंगे? ग्रूस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। और सारस का जीवन काल अगर हम पूछें, सारस लगभग कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, तो सारस के जीवन काल की बात करें हम तो सारस जो होता है ये लगभग 18 साल तक, कितने तक? 16 ईयर तक, 18 सॉरी 18 ईयर तक, 18 साल तक
जीवित रह सकता है। जो सारस होता है ये कितने सालों तक जीवित रह सकता है? तो 18 साल तक ये जीवित रह सकता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 6 फीट तक लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 5 से 6 फीट तक ये क्या होता है? लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 फीट तक इसकी लंबाई होती है। अब हम सारस का नाम देख लिए, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूस एंटीगोन है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 18 साल। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 6 साल तक। और इसके वजन की अगर हम बात करें, इसके वजन की बात करें तो वो लगभग, इसका वजन, ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है इसका। लगभग 7 केजी के वजन का ये होता है। और ये उड़ान जो भरता है, सारस जो उड़ान भरता है वो एक 523, ये कितने केजी का होता है? लगभग 7, हाँ फंस जा रहा है। ये क्या होता है? लगभग 7 केजी का होता है। और ये उड़ान 523, ये उड़ान सबसे अधिक उड़ान भरता है। और ये सबसे शक्तिशाली पक्षियों में आता है और सबसे बड़ा भी होता है। ये 523 मीटर तक की क्या करता है? उड़ान भरता है। ये यहाँ पर मीटर लिखना हमने भूल गया है। ये कितनी तक उड़ान भरता है? 523 तक उड़ान भर सकता है। अगर और हम इसके बारे में बात करें तो ये जो होती है ये बहुत बड़ी पक्षी होती है। जैसे पक्षियों में ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो सारस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रूसल एंटीगोन होता है। 18 साल तक क्या करता है? इसका जीवन काल होता है। लगभग 5 से 6 फीट क्या होती है? 5 से 6 फीट ये लंबी होती है, लंबाई इसकी होती है। और इसके वजन की बात करें, वजन, तो वजन होता है लगभग 7 केजी। और ये ऊंचाई पर आकाश में कितने तक उड़ सकती है? 523 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। 523 मीटर की ऊंचाई तक क्या कर सकती है? उड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा? क्या आप लोग को पता है राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश का नाम आप लोग सुने हैं? राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश को टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश को और क्या कहा जाता है? टेसू। पलाश को किस नाम से जाना जाता है? टेसू के नाम से जाना जाता है। और जो पलाश है इसको कब राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था? तो 4 जनवरी 2002 को पलाश को जो है 4 जनवरी पलाश को 4 जनवरी 2000 को क्या किया गया था? इसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। 4 जनवरी 2002 2002 को इसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम, प्लास का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्यूटिया। क्या होता है? ब्यूटिया। जैसे ब्यूटी होता है ना, वैसे ही क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पुष्प पलाश। पलाश को टेसू के नाम से भी जाना जाता है। 4 जनवरी 2002 से इसको क्या किया गया है? राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। तभी से इसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी राजकीय वृक्ष।
राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक के वृक्ष को क्या किया गया है? राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। अशोक मतलब जैसे अशोक एक नाम के सम्राट भी थे, आप लोग हिस्ट्री में उनके बारे में काफी पढ़ा होगा। लेकिन ये क्या है? ये एक वृक्ष है। अशोक क्या है? एक वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम है, अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है सरका, शरका अशोका, सराका अशोका, सराका अशोका, सराका अशोका क्या है? अशोक का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष क्या हो गया? अशोक हो गया। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सराका अशोका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकीय, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? राजकीय खेल। राजकीय खेल, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है राजकीय लिखने में, ये जो पॉइंट है ये नहीं रहेगा। राजकीय, राजकीय कैसे लिखा जाता है? ऐसे, राजकीय, ठीक ना? तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी, हॉकी राजकीय खेल क्यों मनाया जाता है? हॉकी को ही राजकीय खेल का दर्जा क्यों प्राप्त है? क्योंकि इसके जो जन्मदाता है वो मेजर ध्यानचंद्र को माना जाता है। हॉकी के जन्मदाता के रूप में मेजर ध्यानचंद्र को माना जाता है। वो उन्हें, जो मेजर ध्यानचंद्र हैं उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र, ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर का मतलब क्या है? कि ये हॉकी के खेल में काफी माहिर थे। इन्हें हॉकी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। ये खेल पर क्या करते थे? विशेष ध्यान देते थे। हॉकी का जादूगर, जादूगर। अब अगर हम बात करें आप लोग से कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है। वैसे मैं बता दे रही हूँ, खेल दिवस जो है, खेल दिवस, खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और खेल दिवस मतलब खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? जो खेल दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है? तो ये लगभग 2012 से। खेल दिवस कब से? 2012 से खेल दिवस मनाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हॉकी, हॉकी क्या है? राजकीय खेल है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी जो है, मेजर ध्यानचंद्र हॉकी पर काफी बल देते थे और मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हॉकी होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, यूपी का विभाजन। जो उत्तर प्रदेश है उसका विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो इसको हम पहले भी बता दिए हैं आप लोग को कि 9 नवंबर 2002 को क्या हुआ था? इसका विभाजन हुआ था। ये पॉइंट जो है क्या हुआ है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हमने इसके बारे में पहले बता दिया है, लेकिन ये क्या हुआ है? ये मिसप्रिंट हो गया है। जहां वहां रहना चाहिए था और ये यहाँ हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेते हैं।
जो यूपी का विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 2002 को, सॉरी 2000 को हुआ था। यूपी का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और यूपी का विभाजन किस राज्य के साथ हुआ था? यूपी, एक राज्य बना यूपी और दूसरा बना उत्तराखंड। उत्तराखंड, जैसे कि इसके बारे में हमने बता दिया। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड 13 जिलों को लेकर अलग हुआ था यूपी से। और अभी भी क्या है? उत्तराखंड में 13 जिले ही हैं। जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है उत्तराखंड में वो 13 है। ये थोड़ा सा पॉइंट क्या हुआ था, मिसप्रिंट हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है दो मछली। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या रहते हैं? दो मछली, तीर धनुष, तीर धनुष और 3 रंग लाइनें होती हैं। 3 रंग लाइन। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? दो मछली, तीर धनुष और 3 रंग की लाइन। आप लोग देखे होंगे इस तरह से क्या रहता है। जितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, उनके हाई स्कूल की मार्कशीट पर इस तरह से बना रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से क्या रहता है, इस तरह से ये तीर धनुष रहता है। हालांकि मैं बहुत सही नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी समझने के लिए। और यहाँ पर क्या रहती हैं? इस तरह से दो मछलियां रहती हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये जो तीर धनुष है ये क्यों तीर धनुष है, और ये क्या है, ये 3 लाइनों में क्या है, और ये मछलियां क्यों हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अभी। और जो ये राजकीय चिन्ह है, दो मछली, तीर धनुष और 3 रंग की लाइनें, इसे राजकीय चिन्ह के रूप में 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1938 ईस्वी में इसे राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। जो दो मछली है, दो मछली ये क्या है? अवध का नाम आप लोग सुने होंगे। अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। दो मछली क्या है? अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। दो मछली क्या है? अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। और तीर धनुष, ये जो तीर धनुष है ये आप लोग जानते होंगे, हिंदू शासक राम का नाम आप लोग जानते होंगे। हिंदू शासक राम का प्रतीक है। क्या है? राम का प्रतीक है। ये क्या है? दो मछली अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है, और तीर धनुष क्या है? हिंदू शासक का प्रतीक है। अवध में ही क्या है? हिंदू शासक का प्रतीक है। और 3 रंग लाइन, ये जो 3 रंग की लाइन है, 3 रंग की लाइन, 3 रंग की लाइन गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। गंगा और यमुना नदी के बहाव का प्रतीक है। और यमुना नदी के बहाव का प्रतीक है। यमुना नदी के बहाव का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज क्या क्या अध्ययन कर लिया। जैसे पहली टॉपिक थी हमारी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1950 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। यूपी का नाम कब कब और कहाँ, मतलब किस सन में और क्या रखा गया था? तो 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था।
1877 में क्या हुआ, 1836 में था उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में था आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत था। फिर इसके बाद 1937 में हुआ संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के बाद 1937 में हम लोग क्या पढ़े थे, संयुक्त प्रांत। इसके पहले था आगरा एवं अवध संयुक्त, आगरा था, फिर अवध संयुक्त प्रांत था, फिर इसके बाद क्या था, इलाहाबाद हुआ। अब क्या है, 1937 में संयुक्त प्रांत, अवध संयुक्त के प्रांत के बाद संयुक्त प्रांत, फिर 26 जनवरी 1950 में क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। इसकी राजधानी वर्तमान में भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश ही है। अब यूपी की राजधानी कब और मिस्टेक करवा दिए सर जी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या 1937 में क्या इसका नाम रखा गया, संयुक्त प्रांत, और 26 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। यूपी की राजधानी में कब और कहाँ परिवर्तन हुआ, नेक्स्ट पॉइंट थी हमारी। 1836 में क्या है, आगरा, उसके बाद क्या है 1858 में इलाहाबाद, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे 1931 में क्या है, लखनऊ, लेकिन ये क्या है, आंशिक रूप से है, आंशिक रूप से है, ठीक ना, लखनऊ रखी गई, लेकिन ये आंशिक रूप से लखनऊ रखी गई। 1935 में क्या हुई, पूर्ण रूप से लखनऊ रख दी गई राजधानी, और वर्तमान में भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे लखनऊ का पुराना नाम, लखनऊ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो लखनऊ को पहले लखनपुरी नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे यूपी का पुनर्गठन, तो जो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यही हमारी पॉइंट वहां छूट गई थी जो लास्ट में आप लोग देखे हैं, यूपी का विभाजन, ये कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे यूपी का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, हिंदी जो है प्रथम राजभाषा है, इसे कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो 1947 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट हमारी दूसरी राजभाषा क्या है, उर्दू है, उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 1989 ईस्वी में दिया गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े हैं राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है, बारहसिंघा के बारे में हम लोग बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम भी पढ़ लिए, बारहसिंघा का जो वजन होता है वो भी पढ़ लिए, उसकी लंबाई क्या है। तो अगर जो लोग अभी आए हैं वो पीछे वीडियो करके वो क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद राजकीय पक्षी के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, क्या सारस है राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, पलाश को टेसु के नाम से भी जाना जाता है। जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, अशोक है। और राजकीय खेल क्या है, हॉकी है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को हॉकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े हैं राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है, 2 मछली, तीर धनुष और 3 रंग लाइन है। 2 मछली क्या है, अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है, और तीर धनुष क्या है, अवध में हिंदू शासक, मतलब हिंदू शासक कौन थे, राम, राम जी के शासन का प्रतीक है। इसके बाद जो 3 रंग लाइन है वो क्या है, गंगा यमुना के, नदी जो होती है गंगा यमुना, उनके क्या है, बहाव का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही क्या करेंगे, हम अगला क्लास लेकर आएंगे। वैसे कि नेक्स्ट वाला जो हमारा सिलेबस का वीडियो है उसमें आप लोगों ने काफ़ी हमारा सहयोग किया है, काफ़ी अपना प्यार जताया है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।